हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। यू ऑल वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे बात करते हैं, उसके साथ साथ में जो है हेल्थ इश्यूज पे भी हम बात करते हैं। इन्हीं हेल्थ इश्यूज को लेकर आज का टॉपिक रहेगा कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। बच्चों में आमतौर पर जो हड्डियों या जॉइंट्स, जोड़ों के जो मसाइल होते हैं, उसको लेकर हम आज बात करेंगे। वैसे बात करने के लिए इस स्पेशलिटी में बहुत से टॉपिक हमारे पास हैं, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। इसलिए आज के इस पार्ट 1 में जो है हम उन्हीं कंडीशंस को कवर करेंगे जो हमें वक्त उसकी इजाजत देता है। बाकी कंडीशन जो है इंशाल्लाह हम आगे के पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी होंगे उस वक्त हम कवर करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं हुबली शहर के ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन, जो डॉक्टर बिजापुर हॉस्पिटल, अंजुमन हॉस्पिटल और श्रेयस हॉस्पिटल में एज ए ऑर्थोपेडिशियन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये हैं बहुत ही यंग डॉक्टर आबिद हुसैन बुर्ज वाले। डॉक्टर आबिद साहब, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर शरीक साहब। आपके आप हमेशा इस तरीके से किस तरीके के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। जी डॉक्टर साहब, हम ऐसा करते हैं कि आज जो है एक कंडीशन लेके उसको हम थोड़ा ब्रीफली जितना हो सके आसान जुबान में मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आम लोगों के अंदर इसकी अहमियत या कहें इम्पोर्टेंस या फिर जागृति जिसको आप कहेंगे वो जाग जाए, कि जो है उसके जो नुकसानात होते हैं लेट सीकिंग, मतलब कि भाई आप डॉक्टर के पास बहुत देर से पहुंचते हैं, ठीक है, तो सीकिंग मेडिकल एडवाइस लेट, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी कहते हैं, उसको कम करने के लिए ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक हमारे पास, मैं आप नाजरीन को एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा ताकि उन्हें पता चले कि भाई हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये जो पहली स्लाइड है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर जो बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं, मतलब जैसे पैदाइश हुई है, तो अक्सर देखने में आता है कि बच्चे के जो पाँव होते हैं, ठीक है, वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जो फीट वाला एरिया, ठीक है। इससे माँ बाप परेशान हो जाते हैं और काफी अरमानों के बाद जब बच्चे की पैदाइश होती है और वो देखते हैं कि भाई इस तरह के बच्चे के पैर हैं, तो उन्हें उनके अंदर एक काफी तशवीश नजर आती है, जो एक वैलिड कंसर्न होती है। लेकिन उसको दूर करने, उसकी उनकी जो एंग्जाइटी होती है उसको दूर करने के लिए आज हम इस पे बात करेंगे। इसको आम जुबान में क्लब फुट कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो है इसको कंजेनिटल टाइलिपस इक्वाइनो वायरस कहते हैं। तो क्लब फुट को हम सामने रखेंगे ताकि लोगों को याद रखने में और समझने में आसानी हो। अक्सर ये जो कई वजूहात से हो सकती है। एक तो ये है कि ये लड़कों में भी हो सकता है, लड़कियों में भी हो सकता है, लेकिन कॉमन जो है वो लड़कों में है। और दूसरी बात क्या है कि माँ के रहम के अंदर जो पानी होता है, हम लाइकर कहते हैं, उसकी कमी की वजह से भी पोजिशनल हो सकता है, या फिर शेप ऑफ द यूट्रस, जो रहम का जो हुलिया होता है, उसके चेंजेस में भी एक सबब बन सकता है कि इस तरह के बच्चे को जो है अंदर ग्रोथ के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो वो अंदर वो पोजीशन में अपने सिकुड़ कर रह जाता है, या फिर बच्चे का साइज इतना बड़ा है कि माँ का जो रहम जो है वो काफी नहीं हो रहा है एंड वो अपने आप को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो ए शेप ले लेता है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ये पोजिशनल हो सकते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक जिसको हम कहेंगे कि भाई जिसमें जो है बोनी जो हड्डियों की
मामला हो या फिर लिगामेंट्स हो, जो इस तरह की जो हम आगे बात करेंगे, ये वजूहात भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर आबिद साहब, हम आपसे जानना जी। चाहेंगे कि जब इस तरह के बच्चे आते हैं, तो हम पीडियाट्रिशियन क्या करते हैं कि भई एग्ज़ामिनेशन करते हैं, देखते हैं कि भई इज़ इट फ्लेक्सिबल, कि भई चलो उसको ठीक किया जा सकता है, या फिर रिजिड है कि भई बिल्कुल ही जो है पाँव ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो हम ऑर्थोपेडिशियन की जो है खिदमात अवेल करते हैं, उन्हें रेफर करते हैं। तो जब ऐसा बच्चा आपके पास दिया जाता है, तो आपका क्या अप्रोच होता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो जो भी आपने कॉजेज़ बताए सीटी मतलब क्लब फुट के मतलब जिससे क्लब फुट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ है उसमें इडियोपैथिक मतलब जिसका कोई कॉज़ नहीं। मतलब अब ये ज़रूरी नहीं है कि के अंदर माँ के पेट के बचत थैली में पानी कम ही हो या फिर पोज़िशनल हो, या ज़रूरी नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ है इडियोपैथिक मतलब उसका कोई कॉज़ ही आपको समझ में नहीं आएगा, ये पहली बात हुई। और बाकी जो भी आप सारे कॉज़ेज़ गिनाए वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और ये कभी-कभी कंजेनाइटल होता है मतलब हेरिडिटरी भी हो सकता है कि भाई को है और उसके नेक्स्ट भाई को भी हो सकता है, ये चांसेस हैं। तो इस चीज़ को हम यूएसजी के द्वारा माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तभी पता लगा सकते हैं। पर जब अगर बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि जिसके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, एक पैर या फिर दोनों पैर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको उसको एग्ज़ामिनेशन में ये देखना है कि उसको अदर अ बीमारियाँ कुछ हैं क्या? जैसे उसका बैक को एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए ताकि उसके अंदर आपको पता लगे कि कुछ स्पाइना बाइफिडा या फिर मेनिंगोमाइलोसील जो कनेक्शंस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के और बाहर स्किन के, वो सारी चीज़ें हैं क्या नहीं, वो एग्ज़ामिनेशन करना है। बाकी और जो जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन एक पीडियाट्रिशियन करते हैं, वो सारी एग्ज़ामिनेशन करने के बाद हम इस बच्चे को अगर इसको क्लब फुट है तो पहली बात तो उसको प्लास्टरिंग की ज़रूरत होती है। प्लास्टरिंग माने कि उसको एवरी वीकली प्लास्टरिंग करना होता है ताकि वो एक करेक्टेड पोज़ीशन में हम उसको लेके आ सकें ग्रेजुअली। तो जैसे कि ये फ़ोटो में आपने देखा है कि पहले पैर ऐसा था, फिर उसको ग्रेजुअली करेक्ट करते-करते वो पैर सीधा हो गया है। यूजुअली इसको 5 से 6 प्लास्टर लगते हैं, जो वीकली चेंज होते हैं। पहली बात तो अगर बच्चे की कंडीशन सीरियस है या फिर हम प्लास्टर किसी कारण नहीं कर सकते, तो हम माँ को एक चीज़ सिखाते हैं कि ये जो है बच्चे का जो पैर है वो सीधा करने की कोशिश करे, जब माँ दूध पिलाते रहती है। तो ऑर्थोपेडिशियन हो या फिर पीडियाट्रिशियन हो, वो सिखा सकते हैं कि माँ को कि कैसे इसका करेक्शन किया जाए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि माँ ही इसका करेक्शन करे या फिर कोई और करे और ये करेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। वो जस्ट पीरियड है कि नेक्स्ट प्लास्टर को टाइम देने के लिए, अगर बच्चा मानो सीरियस है, कभी-कभी एनआईसीयू में भर्ती रहता है, आईसीयू में भर्ती रहता है या फिर उसको फ़ोटोथेरेपीज़ वगैरह देते रहते हैं या फिर कुछ और चीज़ों की वजह से, तब माँ खुद कर सकती है, उसके बाद ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए और इसको प्रॉपरली प्लास्टरिंग की ज़रूरत होती है और 5 से 6 प्लास्टर्स के बाद जो वीकली होता है, उसके बाद ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये करेक्ट हो सकता है। तो इसके अंदर कोई बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अगर ये बच्चा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाके कंसल्ट करता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये करेक्टेबल है, मतलब ये सही हो सकता है। जी, डॉक्टर शफ़ीक। यहाँ पर मैं एक आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ताकि नाज़रीन को कुछ क्लैरिफ़िकेशन आ जाए। जी, चूँकि बच्चा छोटा होता है एंड ऑब्वियसली वो बात नहीं कर पाता है और ना ही अपनी कंप्लेंट बता सकता है। तो जी। ऐसी क्या एहतियात बरतने होंगे, प्रिकॉशंस लेने होंगे जब बच्चा प्लास्टर में जी। होता है, तो ताकि कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकें? जी, जी। पहली बात तो प्लास्टर जब लगाते हैं वो पैर के अंगूठे से लेके ऊपर के थाइस के एरिया तक उसको प्लास्टर लगाते हैं।
अगर दोनों पैरों का है तो दोनों पैरों को प्लास्टर लगाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि प्लास्टर को भीगने नहीं देना चाहिए, प्लास्टर के ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए और रेगुलरली प्रॉपरली नैपीज़ को चेंज करो ताकि प्लास्टर के ऊपर बच्चे का यूरिन ना जाए। दूसरी बात, डॉक्टर्स जब आपका प्लास्टर करेंगे तो आपको ये समझाएँगे कि उसका एक अंगूठे के तरफ जो नाखून है, नाखून के बेस को हमको ऐसे ऐसे करके टच करके वो दिखाते हैं ताकि सर्कुलेशंस आपको पता लगे। ऐसे जब नाखून को आप दबाओगे तो वो व्हाइट हो जाएगा, फिर उसको छोड़ोगे तो वो इमीडिएटली सेकंड्स में 2-3 सेकंड में वो रेड हो जाएगा, मतलब सर्कुलेशन सही है। तो ये सारी चीज़ें देखने को रहता है, माँ-बाप देखते हैं, देखना चाहिए। और कभी-कभी प्रेशर सोर्स वगैरह हो सकते हैं बट ये सारी चीज़ें मैनेजेबल। डॉक्टर आबिद साहब, आपने म्यूट किया अपने आप को। जी। तो ये सारी चीज़ें मैनेजेबल है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखा गया है प्लास्टर्स में, जब बच्चों को प्लास्टर्स करते हैं। बहुत रेयरली, वेरी रेयरली कंपार्टमेंट सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं कि बच्चे का पैर ज़्यादा फूल गया प्लास्टर के अंदर और उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, ये बहुत कम होता है। लेकिन एहतियात बरतनी चाहिए इसके मामले में। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो इमीडिएटली आप ऑर्थोपेडिशियंस के पास या फिर पीडियाट्रिशियन के पास उसको बच्चे को लेके जाएँ। जी। डॉक्टर आबिद, मैं आपकी परमिशन से 1-2 यहाँ पॉइंट सजेस्ट करना चाहूँगा नाज़रीन के लिए। एक तो ये है कि जी। आपने यूएसजी का टर्म यूज़ किया, शायद लोग उतने ज़्यादा नहीं जानते, तो इट्स एन अल्ट्रासाउंड, ठीक है? दूसरा जो है प्लास्टर की जो प्रिकॉशंस थी, वो दोबारा मैं यहाँ ज़हनशीन करा लेना चाहूँगा। क्योंकि एक तो होता है कि डॉक्टर का रोल, भाई डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया, आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए, मेडिसिन जो भी है आपको कर दिया। लेकिन पेरेंट का जो रोल होता है उसे हमें पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत होती है। एक तो जैसा ये है कि डॉक्टर आबिद ने कहा कि भई उसको अच्छा नहीं करना, पानी नहीं लगने देना है। दूसरा ये है कि घर में जो दूसरे बच्चे होते हैं, वो हो सकता है कोई चीज़ें उसके अंदर डाल दें प्लास्टर के अंदर, यानी आपके बच्चे के पैर के और प्लास्टर के बीच में कोई चीज़ फँस जाए, ठीक है? तो ये जी, कॉम्प्लिकेशन जी। कर सकती है। दूसरा ये है कि अगर जैसा कि वो सर्कुलेशन चेक करने की बात हो रही थी कि भई आपने नाखून पे दबाया और विदिन 2 सेकंड्स जो है, 2 सेकंड के अंदर वो पिंक हो गया तो ठीक है वो सर्कुलेशन। या फिर आपको लग रहा है कि पहले से ही सफ़ेद हुआ है या नीला पड़ा हुआ है या फिर उँगलियाँ जो है ठंडे हुए हैं, ठीक है? या फिर बच्चा नॉर्मल से ज़्यादा रोने लगा है, ठीक है? उसकी जो इंटेंसिटी है, क्योंकि अब जैसे प्लास्टर लगाते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चा डिस्कम्फर्ट फ़ील करता है, दैट्स ओके, वो उस वक़्त रोएगा। लेकिन अब है कि भई हद से ज़्यादा जो है वो हमेशा इरिटेबल हो रहा है, तो हो सकता है कुछ ज़्यादा टाइट बैठा होगा प्लास्टर या फिर उँगलियों के हिस्से में जो है वो सूजन आ गई है। एक नॉर्मल सा एक वार्म्थ और थोड़ा-सा स्वेलिंग फर्स्ट डे हो सकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि भई स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उँगलियाँ जो है सफ़ेद या नीले पड़ रहे हैं, ठंडे हो गए हैं और बच्चा जो है अनकंट्रोलेबल रो रहा है, तो डॉक्टर साहब के पास वापस ले जाना बेहतर होता है। ये ख़ास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक जी। मैं एक अगर आप इजाज़त दें तो एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। डेनिस ब्राउन जी, जी। शूज़ जो है, जी, जी। हाँ, तो उसके बारे में ज़रा अगर आप बताएँ तो? हाँ जी, ये वाला। ये एक मतलब एक मेथड है, मतलब यानी इसको मतलब यूज़ करने के आप म्यूट हो गए हैं डॉक्टर साहब? मैं इसके बारे में अभी ये बात ही करने वाला था। जी। ये एक चीज़ है जो प्लास्टर्स के बाद हेलो? जी, जी। जी, जी। जब प्लास्टर जब कंप्लीट होता है हमारा 5 हफ्ते के बाद, 5 प्लास्टर या फिर 6 का प्लास्टर्स के बाद जब डॉक्टर्स को लगता है कि प्लास्टर अभी ठीक हो गया है, उसके बाद एक कभी-कभी बच्चों में, कई-कई बच्चों में एक छोटा-सा ऑपरेशन लगता है, जो माँ की गोद में बैठे हुए भी कर सकते हैं। वो छोटा-सा ऑपरेशन रहेगा, उससे वो बस जस्ट सेकंड्स का ऑपरेशन रहता है। फिर वो ऑपरेशन होने के बाद हम उसको फिर प्लास्टर में रखते हैं। उसके बाद जब वो प्लास्टर कंप्लीट होता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, ये वाले शूज़ हम बच्चे को पहनाते हैं, जो कि इसको बोलते हैं डेनिस ब्राउन शूज़, जो कि बच्चे को 23 आवर्स पहनना होता है, मतलब 24 घंटे में से 23 घंटे पहनना होता है और 1 घंटे आप उसको रेस्ट दे सकते हैं।
ऐसा आपको 3 महीने तक करना होता है, फिर वो उसके बाद से आप उसको सिर्फ़ रात को सोते वक़्त वो लगाने का, फिर दिन में बच्चे को छोड़ सकते हो या फिर जब बच्चा चलने लगता है, तो उसके लिए अलग से शूज़ आते हैं। तो एक लंबा प्रोसीजर है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसके अंदर कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि बच्चे का पैर अभी ठीक हो गया है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए। रेगुलरली डॉक्टर्स के पास, ऑर्थोपेडिशियंस के पास आपको इसको बच्चे को दिखाने की ज़रूरत होती है, इवन आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, ताकि वो जो है वापस कई-कई बार ये ऐसा होता है कि पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, बच्चे का पैर सही हो जाता है, माँ-बाप को लगता है कि बच्चे का अभी अभी ठीक हो गया, लेकिन कभी कई बार वापस वो डिफ़ॉर्मिटी जो बोलते हैं हम लोग, वापस जो पैर अंदर की तरफ मुड़ने का स्टार्ट कर देता है। तो कॉम्प्लायंस की ज़रूरत है पेरेंट्स की तरफ से भी कि बच्चे जो इंस्ट्रक्शंस ऑर्थोपेडिशियंस आपको डॉक्टर आपको देते हैं कि शूज़ पहनो, उसके बाद ऐसे शूज़ पहनाओ, उसके बाद जो भी है, वो सही-सही से फ़ॉलो कर किए तो बेहतर रहेगा। जी। जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम आगे चलते हैं। मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि और एक चीज़ होती है जिसको हम रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी की जो कमी होती है बच्चों के अंदर, उसको रिकेट्स कहते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करते हैं। रिकेट्स जो है ज़्यादातर जो है न्यूट्रिशनल होती है, यानी उनकी जो खुराक में विटामिन डी की जो कमी होती है, या फिर सूरज की रोशनी जो है उन्हें सही तौर पर सही मकदार में नहीं मिलती है, तो ये कमी होती है। वैसे हेरिडिटरी कॉज़ेज़ होते हैं, जैसे खानदानी तौर पर कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है विटामिन डी होता है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एंडोक्राइन कॉज़ेज़ में चला जाता है, वो लोग मैनेज करते हैं। तो आम जो न्यूट्रिशन खुराक में और सूरज की जो रोशनी की कमी है, उसमें जो विटामिन डी की कमी होती है, मिसाल के तौर पर बच्चे जो है कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर दूध जो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं लेते, या फिर सन एक्सपोज़र नहीं हो रहा है, या जो है उनको जो है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है विटामिन डी डेफ़िशिएंसी हो सकती है साथ। तो ये बच्चे जो होते हैं उनकी जो प्रेज़ेंटेशन होती है, उनकी जो अलामत होते हैं, वो काफ़ी अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर सर जो है थोड़ा बड़ा साइज़ आपको दिखेगा। सर के ऊपर जो एक जिसको आम ज़ुबान में तालू कहते हैं, ठीक है? वो एंटीरियर फ्रंटल होता है, वो ज़रा बड़ा-सा होता है, ठीक है? सामने का जो पेशानी वाला हिस्सा जो है प्रोमिनेंट होता है, ठीक है? फिर जो है इसकी जो छाती होती है, चेस्ट के ऊपर जो है बोनी जो है प्रोमिनेंसेस आते हैं, जिसको हम रैकेटिक रोज़री कहते हैं। यानी आपको लगता है कि जब आप छाती के ऊपर हाथ फैलाते हैं, तो एक छोटे-छोटे से नोडुल्स आपको फ़ील होते हैं, ठीक है? जो है वो नॉर्मल तौर पर डेवलप नहीं होते हैं, या फिर चेस्ट जो है थोड़ा डिफ़ॉर्म लगती है, ठीक है? पेट और छाती के बीच का जो हिस्सा है, वो लगता है कि अंदर की तरफ खींचा हुआ है, जिसको हम हैरिसन्स कट कहते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो है बोन्स, हड्डियों के जो एंड्स होते हैं, वो थोड़े सूजे हुए नज़र आते हैं, स्वेलिंग्स होते हैं, या फिर जो है पाँव जो है वो बिल्कुल ही मुड़े हुए लगते हैं, या तो इस तरह जो नीचे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि एक एक बोविंग होती है, या फिर उनके जो घुटने होते हैं वो एक-दूसरे से मिले होते हैं, तो दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। अक्सर ये होता है कि इनमें बार-बार इन्फेक्शंस होने की वजह से ये पीडियाट्रिशियन के पास आते हैं, तो हम लोग जो है इनको ये साइन्स जब हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि इतना लेट प्रेज़ेंटेशन हो, थोड़ा हमको जैसे शुरू में शक आता है, तो उसको हम बेसिक टेस्ट वगैरह करके जो है वो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पे डाल देते हैं। तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, बच्चा फिर से नॉर्मल हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट करने, लापरवाही करने की वजह से जो है डिसीज़ आगे एडवांस होती है, और जो है एक अलग-अलग शेप लेने लगती है, जो हो सकता है परमानेंट हो सकती है, या फिर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैं कुछ पिक्चर्स आपको बताऊँगा, जैसा ये है बोलेक्स है, तो इस तरह देखते हैं, ये स्वोलन जॉइंट्स हैं, ठीक है? ये मैं डॉक्टर साहब यहाँ से जी। आपसे आपका इंटरवेंशन चाहूँगा कि भई जब हमको लगता है कि भई एडवांस डिसीज़ है, कि भई ये इम्प्लीमेंटेशन से और ट्रीटमेंट से जो है वो बोनी एब्नॉर्मैलिटीज़ जो है वो करेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो जी। जब आपके पास हम रेफ़र करते हैं इस तरह के पेशेंट्स को, तो आपका क्या इसमें इनपुट रहेगा? जी। रिकेट्स जो है ना एक बहुत कॉमन बीमारी है हमारे खासकर हिंदुस्तानी बच्चों में।
जो विटामिन डी के यूजुअली मोस्ट कॉमन इट इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी जो हमारे खुराक में होती है वो हम ले नहीं पाते, बच्चे को सही से नहीं मिलती है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो जैसे आप इमीडिएटली आप पीडियाट्रिशियंस को मिलते हैं, ये बोव लेग्स हो, जैसे पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं या फिर बाहर की तरफ गए हुए हैं। ऐसे पैर यूजुअली 50 टू 60% ऑफ द टाइम ये सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन से इसको सही किया जा सकता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे फिर भी 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि जो बच्चे के जो नॉर्मली बच्चे के 2 साल तक बच्चे के पैर है ना, नॉर्मली वो थोड़ी अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं। फिर वो बच्चे के पैर थोड़ा स्ट्रेट होते हैं और 7 साल के बाद वो प्रॉपरली वो स्ट्रेट हो जाते हैं पैर। तो जो अगर छोटे से अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं तो वो नॉर्मल हो सकता है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बच्चे के पैर ज़्यादा मुड़े हुए हैं, रिस्ट के अंदर उसको प्रॉब्लम है, रिस्ट सूजा हुआ है या फिर सर ने अभी तक आपको जो अलामात बताए, जो सिम्पटम्स बताए, साइन्स बताए हैं, तो ऐसा कुछ लगता है तो आप इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन या फिर ऑर्थोपेडिशियंस के पास जा सकते हैं। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन से कम हो सकता है और कम होने के लिए 1 साल, 2 साल ऐसे टाइम लगता है। अगर मानो कि विटामिन डी या फिर कुछ देने के बाद भी अगर ये कम नहीं होता तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, बहुत सारे मतलब 2-4 इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं जिसके अंदर हमको पता लगता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। अगर विटामिन डी की कमी नहीं है तो दूसरा किडनी का कुछ इश्यू है या फिर कोई और चीज़ें हैं जो रिकेट्स मतलब इस तरीके के पैर कर रहा है, तो वो इश्यूज़ को हम एड्रेस करते हैं। फिर अगर कोई इश्यू से ये करेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसको एक छोटा-सा ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर नी ज़्यादा मुड़ा हुआ है, तो हम नी की तरफ एक छोटा-सा मेटल रखते हैं वहाँ पे ताकि एक तरफ का हिस्सा बढ़ना बंद हो जाए और दूसरी तरफ का हिस्सा अपना आप बढ़ता रहे। तो उसको एपिफाइशियोडेसिस करते हैं बोलते हैं। तो वैसा ऑपरेशन करके ये जो डिफ़ॉर्मिटी है, जो ये अपना अंदर की तरफ मुड़ना हुआ पैर उसको हम सही कर सकते हैं। या फिर अगर ये डिफ़ॉर्मिटी जो है बहुत दिनों के बाद ऑर्थोपेडिशियन के पास आती है। अगर मानो कि बच्चे की एज 16 साल के ऊपर है, 20 साल, उसके बाद अगर है तो इसको ऑस्टियोटोमीज़ जो बोलते हैं, हड्डी को तोड़ के वापस जोड़ना, प्लेट लगाना, इस तरीके का ऑपरेशन होता है। उसे भी जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे जो एक्स-रे दिखाया है, तो जो ये लेडी का जो है पहले दूसरा राइट वाला पैर वो भी मुड़ा हुआ था, फिर वो ऑपरेशन करने के बाद वो ऐसे ठीक हुआ है। तो रिकेट्स ब बात बोलने की इतनी है कि बस रिकेट्स जैसे अंदर की तरफ पैर मुड़ना हो या फिर बाहर की तरफ पैर मुड़ना है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं हिंदुस्तान में और इसको विटामिन डी और कैल्शियम के से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे नेक्स्ट केस पे जाएँ, नाज़रीन को बस एक आध बातें हम दोबारा दोहरा रहे हैं ताकि इसकी इम्पोर्टेंस वाज़ेह हो जाए। एक तो ये है कि ये ट्रीटेबल कंडीशन है रिकेट्स, कि हम जैसे ही उसकी अलामात जल्दी से हम पिकअप कर लेंगे, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होती है, विटामिन डी रिप्लेसमेंट और ये सारा जो है वो आपका पीडियाट्रिशियन ट्रीट करके उसको ठीक कर देंगे। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हम बात कर रहे हैं, ये एडवांस डिसीज़ के, यानी हमने बहुत ही नेग्लेक्ट किया है, ठीक है? तो उस वक़्त पे होते हैं। तो टेक होम मैसेज ये रहेगा कि भई अगर हम वक़्त में जो है यानी टाइमली अगर आप कंसल्टेशन करते हैं, डॉक्टर से रुजू करते हैं, तो राब्ता करते हैं, तो क्या है कि डॉक्टर डायग्नोज़ करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से बहुत सारे चीज़ें ये हम अवॉइड कर सकते हैं। इन चीज़ों को होने से बचा सकते हैं। तो ये इसका यहाँ बताने का मकसद था कि हम अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर आप देख रहे हैं कि पैर की शक्ल क्या होती है, फिर सर्जरीज़ पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनके हो सकता है स्कूलिंग में अफ़ेक्ट होगा, अगर स्कूल में स्टेयर्स हैं तो ऊपर-नीचे आना-जाना मुश्किल हो जाएगा। ये बच्चा खेलने में जो है दूसरे बच्चों की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा।
दूसरे बच्चे जो है थोड़ा उसको कमतर फील कराएँगे। इस तरह की सारी चीज़ें हैं, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम टाइमली कंसल्टेशन करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक सिनेरियो यहाँ हो सकता है कि अक्सर आप देखे होंगे बच्चे जो है या तो साइकिल सीख रहे होते हैं या फिर ग्राउंड में खेल रहे होते हैं बच्चों के साथ। तो जब उनको लगता है कि जब वो गिर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना हाथ ऐसे स्ट्रेट करके नीचे अपने आप को सपोर्ट करने जाते हैं कि जैसे वो गिर रहे होते हैं कि कहीं उनको सर को या पाम को मारने लगे। तो वो जब अपने एक आउटस्ट्रेच्ड हैंड जिसको हम कहते हैं कि भई हाथ वो सपोर्ट करने जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये आर्म की जो बोन होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं उसके लोअर पार्ट में एक फ्रैक्चर हो सकता है या फिर डायरेक्ट जो है एल्बो के ऊपर अगर कोई मार पड़ती है, ठीक है? उससे भी जो है इस तरह की फ्रैक्चर हो सकती है। तो यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चा जो है उसका आर्म का लोअर पार्ट जो है जिसको ह्यूमरस कहते हैं वहाँ फ्रैक्चर हुआ। चलिए डॉक्टर आबिद से हम जानते हैं कि अगर इस तरह का मामला है तो जिसको हम सुप्राकॉन्डलर फ्रैक्चर कहते हैं आम ज़ुबान मेडिकल लैंग्वेज में। तो डॉक्टर साहब अगर जी। सपोज़ इस तरह का सिनेरियो है और पेरेंट जो है या टीचर जो भी है जब उन्होंने देखा कि भई ये हिस्ट्री थी, मतलब बच्चा खेल रहा था, वो गिरते-गिरते जो है उसने सपोर्ट करने की कोशिश की और सडनली जो है गिव वे हो गया और फ्रैक्चर हो गया। तो यहाँ कौन-सी चीज़ों का लिहाज़ रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है बिफोर दे कम टू यू? ये ज़रा इस पे हम आज बात करेंगे। जी, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि बच्चे खेलते वक़्त गिर जाते हैं और उनके फ्रैक्चर्स होते हैं। ये जो पर्टिकुलर फ्रैक्चर्स की जो आप बात कर रहे हैं सुप्राकॉन्डल ह्यूमरस फ्रैक्चर, ये सीरियस काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स में आता है जो इमरजेंसी है। इमरजेंसी में इसको हैंडल करना है। अगर ये बच्चा गिरता है तो इमीडिएटली उसको ऑर्थोपेडिशियंस के पास लेके जाएँ। थोड़ा आपको उसको एक गले में एक स्लिंग जैसे जैसे गले में ये स्लिंग लगा के या हाथ को एक सपोर्ट दे सकते हैं या फिर कुछ लकड़ी का सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो हिले ना और इमीडिएटली इसको ऑर्थोपेडिशियंस के पास लेके जाएँ। पहली बात तो मैं आपसे आप ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे फ्रैक्चर्स जो बोन सेटर्स होते हैं उनके पास बिल्कुल भी ना ले जाएँ। कोई भी ऐसे ये हो या फिर कोई भी फ्रैक्चर्स हो बोन सेटर्स के पास बिल्कुल भी ना ले जाएँ। मैं आपको अगले स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि ये कितना सीरियस फ्रैक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हड्डी पूरी टूटी हुई है और जो एल्बो के पास है, जो बहुत सारे खून की नसें हैं या फिर अपने नर्व्स जो बोलते हैं वो जाते रहते हैं। ये बहुत बार इसके वजह से ये जो हड्डी का जो इसका जो शार्प एज है, इससे वो खून की नसें दबी हुई होती है या फिर कई-कई बार कट भी हुई होती हैं। तो इसको इमीडिएटली एक्सप्लोर करके खोल के इसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया या फिर बोन सेटर्स के पास चले गए, जो क्वाक्स के पास चले गए, हुबली में खासकर फेमस बहुत सारे गाँव में ये सब चीज़ें होती हैं। अगर इसको कुछ भी मैनिपुलेट करते वक़्त भी जो खून की नस है वो हड्डी के बीच आ सकती है और इसकी वज़ह से पूरा का पूरा हाथ अपना वो है खराब हो जाता है। उसके बाद पहली बात तो ऑर्थोपेडिशियंस इसको देखेंगे और उसका पल्स चेक करेंगे कि पल्स है कि नहीं है उसके अंदर। उसके बाद उसको प्लास्टर देंगे और उसके बाद उसको अगर ऑर्थोपेडिशियंस को लगता है ज़रूरत है तो उसको ऑपरेट करेंगे या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं है, बहुत ज़्यादा हड्डी बहुत ज़्यादा नहीं टूटी हुई है, बस थोड़ी-सी वहीं जगह पे है, खिसकी हुई है, तो उसको प्लास्टर में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है जो एक्स-रे है वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और इसको बिल्कुल ऑपरेशन की ज़रूरत है। जी, डॉक्टर शकील। जी। हाँ, ये जो कंडीशंस जो आप फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, ये नेग्लेक्ट आफ्टर यू हैव नेग्लेक्टेड द फ्रैक्चर मतलब कि फ्रैक्चर को आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया या फिर उसको छोड़ दिया अपने आप पे या फिर बोन सेटर के पास चले गए। तो उसके बाद
वो हड्डी टेढ़ी जुड़ने लगती है। तो वो ये एग्जांपल है कि इसके हाथ ऐसे ज़्यादा ऊपर की तरफ आता है, या फिर साइड में ऐसा गन स्ट्रोक डिफ़ॉर्मिटी बोलते हैं हमको, जो प्रीवियस स्लाइड में था। उस तरीके के डिफ़ॉर्मिटीज़ हो सकते हैं। जी, जी। जी, जी। इससे पहले वाला स्लाइड प्लीज़। हाँ, ये कंडीशन है, ये खासकर बोन सेटर्स या फिर क्वैक्स जो होते हैं, वो आपको बार-बार बोलते हैं कि मसाज करो, मसाज करवाते हैं या फिर करने के लिए बोलते हैं। तो जब भी मसाज होता है एल्बो के पास या फिर कहीं पे भी, तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा बोन, एक्स्ट्रा बोन आके बैठ जाता है। एक्स्ट्रा बोन जनरेट हो जाता है खुद से। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एल्बो है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, पीछे से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोन दिख रहा है यहाँ पे। जी, तो वो अगर आ गया तो इस कंडीशन को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मसाज करना बिल्कुल मना है। कोई भी फ्रैक्चर्स को बिल्कुल भी मसाज ना करें, और ऐसा आपको लगता है कि फ्रैक्चर है तो बिल्कुल भी बोन सेटर्स के या फिर क्वैक्स के की बातें इसमें ना मानें और ऑर्थोपेडिशियंस को कंसल्ट करें। जी, ये कॉम्प्लिकेशन है जो हमने बहुत देखा है अपने प्रैक्टिस में, कि सुप्राकॉन्डिलर ह्यूमरस फ्रैक्चर है, जो जो अभी ये फ्रैक्चर दिखा है, उसके वजह से, वो फ्रैक्चर की वजह से वहाँ पे जो नस है, खून की नस है, वो शायद दबी होगी इस पेशेंट में और उसको ऐसे ही नेग्लेक्ट किया होगा। अ, तो वो जाके इस हाथ को वो बर्बाद कर देती है, मतलब वो पूरा वहाँ की मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स बोलते हैं, वो पूरा काम करना बंद कर देती है। अभी ये हाथ से वो बच्चा कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये इतनी सीरियस कंडीशन है। अगर आपको लगता है कि आपकी एल्बो इंजरी है या फिर कोई भी तरीके का फ्रैक्चर है, तो आप इमीडिएटली कंसल्ट करें इसको, हॉस्पिटल को। जी। ये एक एग्जांपल है बच्ची का, अनफॉर्चुनेटली इसका भी हाथ You are not audible, Dr. Abid. Dr. Abid, you are not there. Can you hear me? जी सर। जी। तो मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये जो सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर की जो डॉक्टर आबिद साहब बात कर रहे थे, उसमें 2-3 पॉइंट्स हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि उसकी अहमियत हम जान जाएँ। एक तो ये है कि खेलते हुए बच्चों में, साइक्लिंग करते हुए बच्चों में ये बहुत सा कॉमन सा फ्रैक्चर है, लेकिन थोड़ा सीरियस नेचर का होता है। क्योंकि अक्सर जो है वो डोमिनेंट हैंड से जो है बच्चे सपोर्ट करने जाते हैं, उनमें हो सकता है, लेकिन दोनों हैंड्स में हो सकती है। दूसरी बात ये है कि चूँकि जो एल्बो होता है, ठीक है? जिसको हम कोहनी कहते हैं, वहाँ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल या नर्व्स जो है वो वहाँ से जाते हैं। तो जो हड्डी टूटती है, उसके जो बहुत शार्प एजेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ हैं या नर्व्स जो हैं, नसें जो हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से हाथ की जो फंक्शनिंग है, उँगलियों की, थंब की, ये सारी जो है फंक्शन अफेक्ट हो सकती है, बच्चे की लिखाई में, पढ़ाई में बाधा बन सकती है। इसके लिए ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि या तो उसको क्लोज़ रिडक्शन करेंगे, या पिनिंग होगा, या फिर सर्जरी करके, डिपेंडिंग अपॉन कि भई कैसा स्टेबल है फ्रैक्चर, अनस्टेबल है, उसके डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी एंड द नेचर, वो मैनेज करेंगे। चलिए, अगर आप प्लास्टर डालते हैं पूरा मैनेजमेंट होने के बाद, तो जो प्लास्टर लगने के बाद की जो प्रिकॉशंस हमने जो क्लब फुट में बात की थी, वो यहाँ भी लागू होती हैं कि आप उँगलियों को जो है सर्कुलेशन चेक करते रहेंगे, ज़्यादा ठंडी हो गई उँगलियाँ, या फिर ज़्यादा दर्द दे रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा दर्द, बच्चा रो रहा है, या फिर जो है उँगली नीली पड़ गई हैं, या ठीक है, ये इस वक़्त, या फिर आपको लगता है कि बच्चे को बुखार, ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है, तो इस वक़्त जो है आपके डॉक्टर के पास आप दोबारा कंसल्ट करना ज़रूरी बन जाता है। और एक चीज़ जो है कि अ, जब बच्चों को आप नहलाना चाहते हैं, ठीक है, बच्चा बड़ा है, तो उसको प्लास्टिक जो है कवर करके आप नहला सकते हैं, या ऊपर के जो हिस्सा जहाँ प्लास्टर खत्म होता है, वहाँ आप प्लास्टिक को जो है स्टिकिंग टेप लगा के प्लास्टिक को ऊपर इन्वर्ट कर दें, ताकि उसके एजेस के अंदर से पानी अंदर न चला जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, खुदा न खास्ता अगर पानी अंदर जाता भी है थोड़ा बहुत, तो आप, अगर पास आपके हेयर ड्रायर है, तो आप उसको कूल सेटिंग में रख के उसको ब्लो करके आप सुखा सकते हैं। एक और एक चीज़ जो है, आजकल थोड़े वाटर प्रूफ
ये भी आते हैं प्लास्टर्स, ठीक है। अगर आपके जो डॉक्टर हैं, अगर उन्होंने कहा कि भाई ये वाटरप्रूफ है, आप थोड़ा बहुत करने लगे तो कोई मसला नहीं है, अगर इस तरह की इंस्ट्रक्शन है तो फिर तो मसला नहीं है, वरना जनरली जो है वो वाटरप्रूफ हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो उसका खास ख्याल रखने की जरूरत है। और जैसे ही प्लास्टर लगता है तो जरा बच्चा जो है थोड़ा वार्म फील करता है, थोड़ा गर्म सा फील करता है, वो नॉर्मल, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो सेट होने लगता है तो फिर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है। अंदर जो है प्लास्टर और स्किन के बीच में पैडिंग डाली जाती है, जिसको मतलब मैंने वो मेंटेन करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे घर में बैठ के जो है वो कॉटन या कपास को जो खींच खींच के बाहर निकाल रहे हैं, ये इस तरह, या फिर वहां कोई चीजें जो है खेलते खेलते डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर खुदा न खास्ता जो प्लास्टर डालने के बाद अगर उंगलियों के पास का हिस्सा जो है ज्यादा सूजा हुआ लगता है, स्वेलिंग है, तो थोड़ा अपने हार्ट के लेवल पे थोड़ा सा जो है उस पर जरा पोजीशन रखते हैं तकिए के ऊपर जो है, तो उससे जरा स्वेलिंग कम हो सकती है। फिर एक चीज जो है वो जैसे जैसे एक दिन हो गया, जो उसके बाद थोड़ा दर्द ज्यादा होने लगा, या स्वेलिंग ज्यादा होने लगी, बच्चे की उंगलियां जो है सुंद नजर आ रही हैं, या फिर जिसको टिंगलिंग टिंगलिंग एंड नमनेस जिसको हम कहते हैं कि भाई झुमझुम आ रहा, जिसको आम जुबान में कहते हैं, या फिर सुंद पड़ गए हैं, तो ये भी जो है इमीडिएट जो है वापस दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत में उजागर करती है। प्लास्टर डालें इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये चीजें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। खास करके जो सर्कुलेशन डॉक्टर आबिद ने बताया वो ये है कि शुरू में जो है आपको हर 2 घंटे पे आप देख सकते हैं एक पहले दिन, के बाद जो है वो दिन में 2-3 मरतबा अगर आप देखेंगे तो आपको काफी रहता है कि भाई सर्कुलेशन ठीक है, उंगलियों का टेम्परेचर ठीक है, इस तरह से वो हम ये जब तक प्लास्टर है ये सारी चीजें जो है वो हमें पेरेंट्स को ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे होते हैं खेल खेल में कुछ भी कर लेते हैं, तो उसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब प्लास्टर काटने के लिए बात आती है डॉक्टर आबिद, तो जी। मतलब ऐसा है कि भाई काटने से पहले अगर प्लास्टर समझो कि कहीं गीला हो गया, ठीक है, और गीला होके जो है वो बिल्कुल ही उसका शेप ऐसा हो गया, लगा कि जैसे वो टूटने जा रहा है, ठीक है, तो लोग उसी को जो है लपट के बगैर कंसल्टेशन के चलाते रहते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, हम प्लास्टर पहली बात तो स्टार्टिंग में फ्रैक्चर को स्टेबल करने के लिए लगाते हैं, और दूसरा हम प्लास्टर इसलिए लगाते हैं कि प्लास्टर को हड्डी को एक जगह पे लेके आ जाए। ये हमारे 2 रीज़न्स होते हैं। अगर हमने प्लास्टर को इस उम्मीद इससे लगाया है कि हड्डी सही से आके ऐसे जगह पे बैठ जाए, ठीक है? और जब हम उसके ऊपर प्लास्टर लगाते हैं, जिसको हम कास्ट बोलते हैं, अगर ऐसा ऐसा है और प्लास्टर लगाया है और वो गीला हो गया या फिर वो लूज़ हो गया, तो आप उसको कुछ मत करिए, सिर्फ़ ऑर्थोपेडिशियंस के पास लेके आइए, ताकि वो उसको वापस री-प्लास्टर करें। री-प्लास्टर करने से जो हड्डी जिस तरीके से डॉक्टर ने बिठाई है, तो वो अपनी जगह पे रहे, और वापस उसके ऊपर प्लास्टर करने के बाद वो अपनी जगह पे रहेगी। तो बिल्कुल भी उसे अगर लगता है आपको लूज़ हुआ, पानी में गीला हुआ, तो इमीडिएटली उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जी। नाज़रीन को और एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि अक्सर जो टीनेजर्स होते हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स जब उन्हें देखने आते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखने लग लेते हैं, कुछ स्टिकर्स लगाते हैं, प्लास्टर्स लगाते हैं, जस्ट टू मेक इट कि भाई चलो आके कुछ साइन कर दिए या फिर कुछ अच्छा कोट लिख दिए। ये अक्सर स्टूडेंट्स में होता है, वो जी। फ्रेंड्स जो आगे करते हैं। जहाँ तक लिखने की बात है, मेरे ख्याल में 1 दिन के बाद करें तो अच्छा है। दूसरी बात जो है उसके ऊपर कोई प्लास्टर या स्टिकर्स न डालें, क्योंकि जो पोरस जो टाइनी पोर्स होते हैं वेंटिलेशन के लिए, जो प्लास्टर मटेरियल में वो ब्लॉक हो जाते हैं। पेंट नहीं लगाना है, प्लास्टर नहीं लगाना है, स्टिकर्स इस तरह की चीजें अगर न लगाएं तो बेहतर है। डॉक्टर आबिद, जब अब काटने की बात आती है तो जैसे हम प्लास्टर काट के निकालते हैं तो पेरेंट्स थोड़ा डर गए होते हैं कि बाल जो है बिल्कुल ही बड़े और काले रंग के हैं, मतलब डार्क हैं थोड़ा, या फिर जो है थोड़ा येलोइश स्किन ये हो गया है, क्योंकि वो डेड स्किन सेल्स वहीं जमा हुए होते हैं, या फिर जो है बिल्कुल ही वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है आइदर एट द एल्बो और द रिस्ट, तो आप कैसे एडवाइस करते हैं? पहली बात तो अभी यूजुअली प्लास्टर्स जो हैं 1 महीने के लिए या फिर 6 हफ्ते के लिए लगा के रखते हैं। इतने दिन प्लास्टर अगर इमोबिलाइज़ करके रखा है, मतलब हाथ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और वो सूरज की रोशनी से वो एरिया छुपा हुआ है,
तो वहाँ पे बाल ब्लैक होना या फिर वो स्किन का जो थोड़ा कलर कम होना या ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दिस इज़ ऑल नॉर्मल। ये दिस कैन बी वेरी ईज़िली मैनेज। या फिर थोड़ी बहुत खुजली हो सकती है, वो भी 1-2 दिन में कम हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब प्लास्टर निकालते हैं तो थोड़ा स्टिफनेस रहता है जॉइंट्स में। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर प्लास्टर लगाया है तो ये जॉइंट्स में स्टिफ रहते हैं। तो वो थोड़ा जब लगाने के निकालने के बाद वो जब मूवमेंट करेंगे तो वो बहुत दर्द करेंगे। तो वो दर्द भी बहुत टेम्परेरी रहता है। जब जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाते हैं और आप काम करने लगते हैं, वो दर्द चला जाता है। तो इसीलिए पोस्ट ऑपरेटिव मतलब जब प्लास्टर निकालते हैं तो डॉक्टर्स यूजुअली फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। जैसे फिंगर मूवमेंट्स हो या फिर रिस्ट मूवमेंट हो या फिर एल्बो मूवमेंट हो, तो जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करते हैं, वैसे प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल भी इंशाल्लाह उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा वक्त हुआ जा रहा है डॉक्टर आबिद साहब। वैसे हमारे यहाँ कवर करने को कंडीशंस काफ़ी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे जब हम पार्ट 2 करेंगे तो थोड़े और कंडीशंस उसको जो है कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को उससे कुछ मालूमात चलो, मिली, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आपने अपने बिज़ी प्रैक्टिस से जो है कुछ वक्त हमारे नाज़रीन के लिए निकाला। हम आपके बहुत मशकूर और ममनून हैं। और नाज़रीन ने जो बहुत ही सब्र के साथ हमें सुना, उनका भी बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Abid. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी